हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीएच क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेंटिंग 332 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ उनके आंसर्स भी। तो ये क्लास एक मैराथन क्लास होने वाली है आप सभी के लिए। इसमें मैं आपको 100% पासिंग गारंटीड देती हूँ अगर आप यहाँ पर इस क्लास को एंड तक देखते हैं तो। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये क्लास आपको अवेलेबल मिलेगी और इसके साथ साथ ये जो क्लास है ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास है। इसमें मैंने वही क्वेश्चंस कवर करे हैं जो कि बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो ये थ्योरी की क्लास है, इसको आपको एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे जो कि आपकी हेल्पफुल होंगी, आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर साल पूछा जाता है वो है पहाड़ी कलम से। ठीक है, पहले मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए दिखाऊंगी फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इसके साथ साथ लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक नहीं करते हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और कमेंट में मुझे बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए। पहाड़ी कलम बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो पहाड़ी कलम क्या है या फिर पहाड़ी कलम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। पहाड़ी कलम इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और दिल्ली के मुगल दरबार के ग्लैमर का एक सुंदर संयोजन है। पहाड़ी राज्यों के छोटे छोटे राजाओं के संरक्षण में ये जम्मू से होते हुए टिहरी और पठानकोट से कुल्लू तक फैल गया। चित्रकारों ने मुगल प्रभाव के बावजूद स्वदेशी शैली को बनाए रखा। तो पहाड़ी कलम एक आप कह सकते हैं कि पहाड़ों से रिलेटेड जब कोई ड्राइंग्स बनाई जाती हैं या पहाड़ों पर चित्रकारी होती हैं, तो वो जो चित्रकारी है वो पहले सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी राज्यों में थी, लेकिन पहाड़ी राज्यों में से फिर जब छोटे छोटे राजा इनके संरक्षण में ये आई तो ये जम्मू से होते हुए टिहरी तक, फिर पठानकोट से कुल्लू तक फैल गई। और उसके बाद ये मुगल प्रभाव होते हुए इसने अपनी जो देशी शैली थी उसको बनाए रखा। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है, व्हाट इज पहाड़ी कलम। तो आप इसको देख लेंगे। पहाड़ी कलम इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी ऑफ द रीजन एंड द ग्लैमर ऑफ द मुगल कोर्ट ऑफ दिल्ली। यानी कि ये हमारी जो रीजन है उसकी नेचुरल ब्यूटी और मुगल कोर्ट का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन है पहाड़ी कलम। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ स्मॉल किंग्स ऑफ द हिल स्टेट्स it spread through Jammu to Tehri and from Pathankot to Kullu. The painters maintained the indigenous स्टाइल डेस्पाइट ऑफ द मुगल इन्फ्लुएंस। मतलब मुगल इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी इन्होंने अपना इंडिजिनस जो स्टाइल था उसको मेंटेन रखा। आई होप आपको ये सवाल क्लियर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप चाहें तो रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप अपनी नोटबुक में इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज, पहाड़ी कलम एक तो हमने देख लिया क्या होता है, इसकी शैली के बारे में कई बार पूछा जाता है। पहाड़ी कलम की शैली क्या है? कृष्ण का जीवन और प्रेम जैसा कि काव्य कार्यों में व्यक्त किया गया है, भागवत पुराण और गीता गोविंदा चित्रों का सबसे आम विषय बनाते हैं। साथ ही अन्य हिंदू मिथकों, नायक नायिका और रागमाला, संगीत मोड़ श्रृंखला और पहाड़ी प्रमुखों और उनके परिवारों के चित्र इसकी शैली में आते हैं। मतलब जो पहाड़ी कलम में ज्यादातर चित्र बनाए जाते हैं वो कृष्ण के जीवन के ऊपर, उनके प्रेम, राधा के साथ जो उनका प्रेम था उसके ऊपर, भागवत पुराण के ऊपर, गीता गोविंदा के चित्रों के ऊपर बनाए जाते हैं। नायक नायिका का जो है प्रेम इसमें दिखाया जाता है इन चित्रों में। हिंदू मिथकों के बारे में ये चित्र होते हैं। सो आप ये सारी चीजें शैली में लिखेंगे कि इसकी शैली क्या है। सेम क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलता है। थीम्स ऑफ पहाड़ी कलम। थीम्स ऑफ पहाड़ी कलम क्या है? द लाइफ एंड लव्स ऑफ कृष्णा। ठीक है, कृष्णा के जो लाइफ है, जो उनका प्रेम रहा है वो, एज एक्सप्रेस्ड इन दी पोएटिक वर्क्स द भागवता पुराण। भागवत पुराण से रिलेटेड इसमें मिलता है। द गीता गोविंदा मेक अप द कॉमनेस्ट थीम ऑफ द पेंटिंग। मतलब इसकी जो कॉमन थीम होती है वो यही होती है गीता गोविंदा की। भागवत पुराण के बारे में यहाँ हमें मिलेगा। कृष्णा भगवान जो कृष्ण है उनके प्यार और उनकी लाइफ के बारे में यहाँ पर हमें इन कलम्स में देखने को मिलता है। टुगेदर विद अदर हिंदू मिथ्स, हीरो हीरोइन एंड रागमाला
सीरीज एंड पोर्ट्रेट्स ऑफ हिल चीफ्स एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है, याद करनी है। नेक्स्ट आपको दक्कन स्कूल से रिलेटेड चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं। जैसे कि क्वेश्चन बन जाता है दक्कन स्कूल के क्षेत्र का नाम बताइए। ठीक है, हमें इसके क्षेत्र का नाम बताना है और इसके कुछ महत्वपूर्ण केंद्रों का नाम भी हमें लिखना होता है। तो केंद्र और क्षेत्र दोनों अलग हैं। दक्कन पेंटिंग जो होती है वो उसका इतिहास पता ज्यादातर 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 1680 के दशक तक लगाया जा सकता है, जब मुगलों ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। इसे बाद में 19वीं सदी की कला में साथ ही साथ अस्फिया राजवंश के दौरान और अंततः राजाओं और नवाबों के प्रांतीय दरबारों में चित्र में देखा गया। दक्कन पेंटिंग जो होती है वो पेंटिंग जब दक्कन के ऊपर मुगलों ने विजय पाली थी तो उन्होंने अपना एक प्रभाव छोड़ा इन पेंटर्स के ऊपर। और ये जो पेंटिंग है वो हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे देखने को मिलती हैं, ये 19वीं सदी की कला में और अस्फिया राजवंश के दौरान हमें ये मिलती हैं देखने को। राजाओं और नवाबों के प्रांतीय दरबारों में इनके चित्र देखने को मिलते हैं। तो आप इनको क्षेत्रों में लिख सकते हैं। अब इनके क्षेत्रों के या केंद्रों के नाम क्या है? अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर आदि। ठीक है, ये तीन इनके केंद्र हैं जहां पर ये पेंटिंग्स आज भी, ये स्कूल आज भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपसे यही क्वेश्चन इंग्लिश में अगर पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे? नेम द एरिया ऑफ दक्कन स्कूल। ठीक है, ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ सम ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट सेंटर्स। ठीक है, यहाँ पर हमसे दक्कन स्कूल के एरिया और उसके सेंटर्स जो इम्पोर्टेंट है उनसे उनके बारे में पूछा गया है। सेम वही चीज आपकी इंग्लिश में है दैट the history of Deccan painting can be traced mostly from the late 16th century to the 1680s when the Mughals conquered the Deccan. It was later seen in 19th century art as well as in paintings during the Asfiya dynasty and eventually in the provincial courts of kings and nawabs. नेम ऑफ एरियाज वही अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर एटसेट्रा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें दक्कन पेंटिंग ज़्यादातर कब में देखने को मिलती हैं? 16वीं शताब्दी जो लेट 16वीं शताब्दी थी उससे लेकर 1680 तक, जब दक्कन पर मुगलों ने अपनी जीत हासिल करी। उसके बाद ये जो है हमें बाद में देखने को मिली 19वीं शताब्दी की आर्ट में और अस्फिया डायनेस्टी के बाद हमें ये देखने को मिली। ठीक है, इसके एरियाज के नाम भी आप रट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआती दौर में कंपनी पेंटिंग शब्द का इस्तेमाल एक खास तरह की पेंटिंग के लिए क्यों किया जाता था? जब एक शुरुआती दौर था उस समय पे जो कंपनी पेंटिंग थी या कंपनी स्कूल था, उस शब्द का इस्तेमाल किसी खास तरह की पेंटिंग के लिए ही क्यों किया जाता था, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कंपनी शब्द औपनिवेशिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा भारतीय कलाकारों के संरक्षण से आया है। 1920 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े एक कला पागल जोड़े ने इन चित्रों की खोज, अध्ययन और सूची में अपने जीवन का जुनून पाया। कंपनी स्कूल, जिसे पटना पेंटिंग भी कहा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कंपनी स्कूल जो है वो उसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम पटना पेंटिंग है। ठीक है, कंपनी पेंटिंग भी आपसे पूछा जा सकता है। मिनिएचर पेंटिंग की शैली है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करने वाले अंग्रेजों के स्वाद के जवाब में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में विकसित हुई थी। तो इसका इस्तेमाल इसीलिए खास पेंटिंग्स के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें मिनिएचर पेंटिंग की शैली का यूज होता है। ये जो होती है ये खास तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही बनाई जाती थी ये कंपनी पेंटिंग। ठीक है, उसके बाद ये है कि ये 18वीं शताब्दी का जब उत्तरार्ध आया तब ये पेंटिंग्स ज़्यादा विकसित होने लग गई भारत में। यही चीज़ अगर हम इंग्लिश में देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इन द अर्ली स्टेजेस व्हाई इज द टर्म company painting used for a particular type of painting? Term company comes from the patronage of Indian artists by East India Company officials in the colonial period. In the 1920s, an art-crazy couple associated with the East India Company found their life's passion in exploring, studying and cataloging these paintings.
The company school, also known as Patna painting, is a style of miniature painting that developed in India in the late 18th century in response to the tastes of British working with the East India Company. तो इसमें हमसे यही बोला गया है जो मैंने आपको हिंदी में बताया कि ये जो कंपनी वर्ड है ये हमारा आता है इंडियन आर्टिस्ट जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे उस समय पे, और 1920s के दशक में एक आर्ट क्रेजी कपल था, मतलब कला के लिए एक पागल कपल था। उन्होंने वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जब वो जुड़ते हैं तो उनको क्या चीज़ें पसंद आती हैं, उनको एक्सप्लोर करना, आर्ट को, कला को अपनी पढ़ना, अच्छी तरह उनको देखना, सीखना, ये सारी चीज़ें उनको पसंद आती हैं। और इसका दूसरा नाम पटना पेंटिंग भी है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और बाकी सारी चीज़ें मैं हिंदी में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वही चीज़ इंग्लिश में रिपीटेडली लिखी गई है। सो अगले क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता, अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। आप सिंधु घाटी सभ्यता और कला और शिल्प की खोज के बारे में क्या जानते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य कलाकृतियां, मृण मूर्तियां, मनके की वस्तुएं और मुहरें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। मनकों का निर्माण कॉर्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, तांबे, कांसे, सोने, चांदी, शंख, फ्यांस इत्यादि का उपयोग किया गया था। यहाँ से हमसे देखिए क्या पूछा गया, हमसे यहाँ पे सिर्फ कला और शिल्प से रिलेटेड पूछा गया है, तो उसमें क्या क्या चीजें यूज हुई थी, कैसी कैसी वो कलाकृतियां करते थे, कांसे की करते थे। कांसे मतलब जो एक कांसा एक धातु होती है, ठीक है, उसकी कलाकृतियां होती थी यहाँ पर, और मृण मूर्तियां भी इसी की बनती थी। मनके की वस्तुएं यहाँ से हमें मिली हैं, मुहरें यहाँ से हमें मिली हैं। ये सारी आपके पास धातु हमने लिख दी हैं कि तांबे की, कांसे की, सोने, चांदी, शंख, फ्यांस, ये सारी चीजें यहाँ से हमें मिली हैं क्योंकि इन्हीं का यहाँ पर उपयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाव निर्माण कला भी जानते थे, यानी कि जो नाव बनाने की कला है, बोट बनाना, ये भी ये लोग जानते थे। सिंधु घाटी के कलाकार, शिल्पकार विभिन्न प्रकार के शिल्प, धातु की ढलाई, पत्थर पर नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाने और पेंटिंग करने, और जानवरों, पौधों और पक्षियों के सरलीकृत रूपांकनों का उपयोग करके टेराकोटा चित्र बनाने में बेहद कुशल थे। तो ये लोग क्या क्या जानते थे, ये लोग नाव बनाना भी जानते थे, और इसके अलावा ये लोग धातु की ढलाई, शिल्प धातु जानते थे, पत्थर पर नक्काशी करना, ये सारी चीज भी ये जानते थे, मिट्टी के बर्तन बनाना इन्हें आता था, पेंटिंग करना आता था अच्छी तरह से, जानवर, पौधे, जो भी चीज उनको दिखती थी उनका ये लोग रूपांकन भी कर लेते थे, और टेराकोटा चित्र बनाने में भी ये लोग बेहद कुशल थे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यही चीज आपको इंग्लिश में दी हुई है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। What do you know about the Indus Valley civilization and the discovery of arts and crafts? ठीक है, आर्ट और क्राफ्ट की डिस्कवरी में इसका क्या रोल है, या फिर इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमें ब्रोंज आर्टिफैक्ट्स, clay idols, beaded objects and seals have been found. In the Indus Valley civilization, the beads were constructed using cornelian, jasper, crystal, quartz, copper, bronze, gold, silver, conch, faience, etc. The people of the Indus Valley civilization also knew the art of boat building, यानी बोट बनाना जानते थे। आर्टिस्ट और जो क्राफ्टमैन थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड थे किसमें, क्रिएटिंग टेराकोटा पेंटिंग्स, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स, मेटल कास्टिंग एंड स्टोन कार्विंग्स, पोट्री मेकिंग, ठीक है, पोट्री मेकिंग यानी मिट्टी के बर्तन बनाना, पेंटिंग्स, सिंप्लीफाइड मोटिव्स ऑफ एनिमल, प्लांट, बर्ड्स, ये सारी चीजें उनको अच्छे से आती थी। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका गुप्त काल से रिलेटेड। तो गुप्त काल से रिलेटेड भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। गुप्त काल को कला और वास्तुकला का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप यूं लगा लीजिए कि हर बार पूछा ही जाता है। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है
इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना कला का रूप माना जाता है। मूर्ति कला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में भरहूत, अमरावती, सांची, मथुरा कला की मूर्तियों में कुषाण कालीन प्रतीकों और प्रारंभिक मध्यकालीन युग की नग्नता के मध्य अच्छे संश्लेषण तथा जीवंतता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। स्थापत्य के क्षेत्र में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, बोध गया और सांची के उत्कृष्ट स्तूपों का निर्माण हुआ। तो मतलब मंदिर के क्षेत्र में ये सारी चीजें हुई हैं। अगर हम देखें कि मूर्तिकला के क्षेत्र में क्या हुआ है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। मतलब हर चीज में गुप्त काल को हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर इस काल में सारी चीजों में विकास हुआ, ठीक है, चाहे वो मूर्तिकला हो, चित्रकला हो, मंदिर निर्माण हो, या फिर आपकी जो वास्तुकला है इसमें भी यहाँ पर जो है विकास हुआ। चित्रकला के क्षेत्र में अजंता, एलोरा, बाघ की गुफाओं में जो की गई चित्रकारी है, फ्रेस्को चित्रकारी है, ये सारी चित्रकारी जो है बहुत ही अच्छी कला के उदाहरण है। साहित्य के क्षेत्र में भी यहाँ पर कालिदास ने मेघदूतम, ऋतु संहार और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की, तो दूसरी ओर नाटक तथा कविता लेखन में एक नए युग की शुरुआत हुई। मतलब इतनी सारी चीजें अगर हुई हैं तो दैट मीन्स कि ये युग बहुत ही अच्छा युग रहा है। स्वर्ण का मतलब क्या होता है? सोने का युग, बहुत अच्छा युग रहना, ठीक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी आर्यभट्ट ने जहाँ एक और पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की और सूर्य केंद्रित ब्राह्मण का सिद्धांत दिया, वहीं दूसरी ओर वराह मिहिर ने चंद्र कैलेंडर के शुरुआत की। गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य, स्थापत्य, मूर्तिकला सभी क्षेत्रों में प्रतिमानों की स्थापना की गई, जिससे ये काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना गया। मतलब यहाँ पर इस काल में सारी चीजें जितनी भी हैं, चाहे आपकी साइंस एंड टेक हो, ठीक है, चाहे आपकी कोई भी चीज आप देख लीजिए, वहीं पर यहाँ पर विकास हुआ है। दैट मीन्स ये युग बहुत अच्छा युग था, इसलिए इसको स्वर्ण युग माना जाता है। अगर आपका अब क्वेश्चन आएगा तो आप उम्मीद करती हूँ मैं कि आप अच्छे से लिख देंगे। इंग्लिश वाले बच्चे कैसे लिखेंगे और क्या क्वेश्चन बनता है ये देख लीजिए। व्हाई इज द गुप्ता पीरियड called the golden age of art and architecture? That means कि गुप्ता पीरियड गोल्डन एज क्यों माना जाता है आर्ट और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, ठीक है। सेम वही चीज है, बस इंग्लिश में लिखी हुई है। तो गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इट इज नोन एज द पीरियड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि इंडियन हमारा जो कल्चर है वो यहाँ से बहुत ही ज्यादा प्रोपगेट होना स्टार्ट हो गया था, मतलब बहुत ही ज्यादा विकसित होना स्टार्ट हो गया था। रिलीजियस टॉलरेंस यहाँ पर बढ़ गई थी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, स्टेबलाइजमेंट ऑफ गवर्नेंस, बहुत सारी चीजें थी जो बहुत अच्छी हुई हैं। आई होप आप इसको पढ़ लेंगे, अच्छी तरह समझ जाएंगे, और आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप इसको पढ़िए और अच्छे से समझिए। नेक्स्ट है आपका टॉपिक वाई, क्यों पद्म पानी बोधिसत्व विश्व कला के खजाने के चित्रों में से एक है। तो पद्म पानी बोधिसत्व एक जो है विश्व कला का खजाना क्यों माना जाता है? ये वो पेंटिंग है, ये एक असाधारण भित्ति चित्र प्रारंभिक मध्यकालीन भारत से जीवित है, जो अजंता के रॉक कट बौद्ध मठ के आंतरिक भाग में संरक्षित है। यह राजसी और दैवीय स्थिति दोनों के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में पहने जाने वाले विस्तृत मुकुटों के शुरुआती दृश्य प्रमाण प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर हमें राजसी और दैवीय स्थिति दोनों ही देखने को मिलती है। इसमें आप देख सकते हैं इस पेंटिंग में मुकुट भी पहने हुए हैं बोधिसत्व पाणिनि में, यहाँ पर इसने मुकुट भी पहना हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, गहने पहने हुए हैं, इसीलिए ये जो चित्र है ये एक भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र का मतलब क्या होता है? वॉल पेंटिंग, ठीक है। भित्ति मतलब दीवार पर बनाई हुई एक पेंटिंग। तो ये एक भित्ति चित्र है और इसको इसीलिए खजाना माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से उत्कृष्ट रूप में इसको बनाया गया है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में, व्हाई इज पद्म पानी बोधिसत्व वन ऑफ द ट्रेजर पेंटिंग ऑफ वर्ल्ड आर्ट? यही कि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी mural survives from early medieval India, preserved in the interior of rock cut Buddhist monastery of Ajanta.
अजंता की गुफाओं में ये चित्र हमें देखने को मिलता है। प्रोवाइड्स अर्ली विजुअल एविडेंस ऑफ एलाबरेट क्राउन्स वॉर्न एज सिग्नेटरीज ऑफ बोथ मजेस्टिक एंड डिवाइन स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये इसलिए अलग है क्योंकि इसमें जो क्राउन पहने गए हैं, जिसमें इसने मुकुट पहने गए हैं, वो उस समय के बहुत ही ज्यादा दैवीय स्थिति में पहने जाते थे। मजेस्टिक जो लोग होते थे वो लोग इसको पहनते थे। नेक्स्ट, एलोरा मंदिर के स्थान। एलोरा मंदिर के स्थान का उल्लेख करें और कैलाश मंदिर की राहत मूर्तियों में से एक का वर्णन करें। तो एलोरा जो है वो औरंगाबाद से लगभग 15 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। दुनिया भर में ये अपने अद्भुत गुफा मंदिरों के लिए जाना जाता है। आपने एलोरा का नाम बहुत बार सुना होगा। ये जो एलोरा है इसमें कई सारी गुफाएं ऐसी हैं जिसमें कि हमें मंदिर जो देखने को मिल जाते हैं, जो इसके पूर्व में लगभग 1 मील की दूरी पर स्थित है। लंबे समय से घने जंगलों में छिपे हुए गुफा मंदिर अब भारत के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। मतलब काफी समय से ये गुफा मंदिर छुपे हुए थे, लेकिन अब जब इनको खोजा गया तो पर्यटन स्थल क्या होता है, मतलब लोग यहाँ पर दूर दूर से घूमने आते थे, जिन्हें ना देखने की भूल आज शायद कोई पर्यटक करेगा। मतलब हर पर्यटक ये चाहता है कि यहाँ पर घूमा जाए। ये मंदिर यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व विरासत सूची में शामिल करे गए हैं। यूनेस्को ने इसको अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है इन मंदिरों को। इन गुफाओं को सह्याद्री पहाड़ियों की खड़ी बसाल्ट चट्टानों से उकेरा गया था। 34 शैल करते थे। ये सब आप पढ़ सकते हैं कि इसमें कितनी गुफाएं हैं, कितना फुट लंबा मंदिर है। अब कैलाश मंदिर से रिलेटेड एक चीज हम देख लेते हैं कि 300 फुट लंबा है, 175 फुट चौड़ा है। इसे 100 फुट से भी ऊंची एक सीधी ढाल से उकेरा गया है। कोई अन्य प्राचीन शैल संरचनाओं के विपरीत यह मंदिर परिसर नीचे से ऊपर की बजाय ऊपर से नीचे तक बनाया गया था। यह काम एक छेनी और हथौड़े से किया गया था। इसके निर्माण में मचानों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ठीक है, सेम चीज हम इंग्लिश में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा वो एलोरा का मंदिर, और ये जो है ये एलोरा लोकेटेड अबाउट 15 माइल नॉर्थ वेस्ट ऑफ औरंगाबाद। अच्छा, क्वेश्चन हम देख लेते हैं पहले कैसा आएगा। मेंशन द लोकेशन ऑफ एलोरा टेम्पल। एलोरा टेम्पल की हमें लोकेशन बतानी है और डिस्क्राइब वन ऑफ द रिलीफ स्कल्पचर्स ऑफ कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल का कोई भी एक स्कल्पचर लेकर हमें उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो ये आप देख सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज नोन फॉर इट्स अमेजिंग केव टेम्पल्स। मतलब गुफा मंदिरों के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है आप कह सकते हैं। विच आर लोकेटेड अबाउट अ माइल टू इट्स ईस्ट। These cave temples hidden in dense forest for a long time are now one of the top tourist destination। ठीक है, मतलब टूरिस्ट लोग जो हैं यहाँ पर जरूर घूमने आते हैं। मतलब कोई भी टूरिस्ट ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर ना आए और इस चीज को ना देखे, मंदिरों को ना देखें। बाकी वही सारी चीज यहाँ पर बताई गई हैं। अब मैं आपको कैलाश टेम्पल से रिलेटेड वही चीज बता देती हूँ कि 300 फीट लॉन्ग है, 170 फीट वाइड है, और ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मंदिर है। टॉप टू बॉटम बहुत अच्छे से बनाया गया है, बॉटम टू टॉप भी आप देख सकते हैं। ये वर्क एक चिजल और हैमर के द्वारा किया गया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोई हुई मोम प्रक्रिया क्या है? तकनीक लोक कांस्य कास्टिंग से कैसे संबंधित है? लोस्ट वैक्स प्रक्रिया या फिर खोई हुई मोम प्रक्रिया, जिसे सायर पर्ड्यू भी कहा जाता है, धातु की ढलाई की विधि जिसमें एक पिघले हुए धातु को एक सांचे में डाला जाता है, जिसे मोम मॉडल के माध्यमों से बनाया गया था। एक बार सांचा बन जाने के बाद मोम के मॉडल को पिघलाया जाता है और निकाल दिया जाता है। अब देखिए खोई हुई मोम प्रक्रिया क्या है, मतलब ये पहले आप देखिए, जैसे कि एक मोल्ड तैयार किया गया। अब मान लीजिए ये एक मोल्ड है, ठीक है, इसको तैयार किया गया। मोल्ड का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक ऐसी चीज, एक सांचा बनाया गया। जैसे इस पेंटिंग को, अगर हमें इस मूर्ति को बनाना है तो इसका एक सांचा हमने तैयार कर लिया। उस सांचे में हमें सिर्फ मोम डालना पड़ेगा, हमें सिर्फ इसके अंदर यहाँ पर मोम डालना पड़ेगा और हम इसको बंद करेंगे। फिर अगर हम इसको सुखाकर खोलते हैं तो ये मूर्ति इस तरीके से तैयार होकर आ जाएगी। आज भी यूज किया जाता है, मोम नहीं डाला जाता उसमें, उसमें हम क्ले डाल देते हैं या फिर सीमेंट डाल देते हैं, वाइट सीमेंट जो होता है, फिर उससे मूर्तियां बनती हैं। लेकिन जो मोम डाला जाता था वो प्रक्रिया बहुत पहले होती थी। अब ये प्रक्रिया कहीं खो सी गई है, इसलिए इसको खोई हुई मोम प्रक्रिया बोलते हैं। सायर पर्ड्यू भी इसको कहा जाता है।
ठीक है। तो जब मोम जो है वो मोम का मॉडल जब बन जाता है, सांचा बन जाता है, तब उसको निकाल दिया जाता है। कांस्य में एक मिट्टी के मॉडल को ढालने के लिए मॉडल से एक सांचा बनाया जाता है और इस नकारात्मक सांचे के अंदर पिघले हुए मोम से अंतिम कांस्य की वांछित मोटाई तक ब्रश किया जाता है, फिर इसको ब्रशिंग करके ठीक कर दिया जाता है। चलिए ये चीज अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज द लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, सेम जो मैंने आपको बताया, और ये टेक्निक फोक ब्रॉन्ज कास्टिंग से कैसे रिलेटेड है। तो ये जो है ये फोक ब्रॉन्ज कास्टिंग में भी सेम ऐसी ही चीजें होती थी, इसलिए इससे रिलेटेड है। और बाकी सब चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही जो मॉडल है वो मेल्ट होता है तो उसको निकाल दिया जाता है और फिर उसके बाद ये तैयार हो जाता है। क्ले मॉडल इनटू ब्रॉन्ज, अ मोल्ड इज मेड फ्रॉम द मॉडल एंड द इनसाइड ऑफ इट्स नेगेटिव मोल्ड इज ब्रश्ड फ्रॉम द मोल्टन वैक्स टू द डिजायर्ड थिकनेस ऑफ द फाइनल ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज निकालने से पहले इसको अच्छे से ब्रशिंग की जाती है, फिर उसके बाद इसको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गोल गुम्बद से रिलेटेड। गोल गुम्बद से रिलेटेड भी बहुत बार पूछा जाता है कि गोल गुम्बद के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया है और इसकी तिथि और स्थान का उल्लेख करना है। तो इसको बनाने के लिए, गोल गुम्बद की पेंटिंग है, इसको बनाने के लिए कौन सी सामग्री यूज हुई है, तो पहले आप इसका जो है देख लीजिए। गोल गुम्बद का नाम गोल गुम्बद या गोल गुम्बद शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ गोलाकार आकार में गुम्बद। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोलाकार है, ये ऐसे है, ठीक है, गोल है, गोल गुंबद, इसलिए इसका नाम लिया गया है। चूंकि संरचना की सबसे प्रमुख विशेषता इसका विशाल गोलाकार गुंबद है, इसीलिए इसे इस रूप में जाना जाने लगा। इसके निर्माण में गाढ़ा जो भूरा बेसाल्ट होता है, प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, सामग्री कौन सी प्रयोग हुई थी, गाढ़ा भूरा बेसाल्ट और प्लास्टर। मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबद का निर्माण किया, जो भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गुंबद है। मतलब ये जो है ये आदिल शाह ने, मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था, और ये जो है ये भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गुंबद है। इसे 1656 CE में विजयपुरा में बनाया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्थान कौन सा है, विजयपुरा में इसको बनाया गया था। और कब बनाया था, 1656 CE में, मतलब 1656 CE में। नेक्स्ट वही चीज इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। तो what material has been used for the construction of गोल गुंबद, गोल गुंबद के लिए कौन सा मटेरियल यूज हुआ था, थिक ब्राउन बेसाल्ट एंड प्लास्टर। इसकी डेट और लोकेशन हमें बतानी है, तो डेट इसकी है 1656 CE और इसकी लोकेशन है विजयपुरा। ये चीज इसमें पूछी गई है, आप इतना लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये चीजें लिख दी हैं कि इसको किसने बनाया था, मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट डोम है इंडिया का। ठीक है, इंडिया का पहला सबसे बड़ा लार्जेस्ट डोम है, और वर्ल्ड पे यानी कि विश्व पे अगर हम देखें तो चौथा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक मुगल लघु चित्रकला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। मुगल लघु चित्रकला क्या है, कैसे क्या होता है इसमें। ये फारसी लघु चित्रकला स्वयं आंशिक रूप से चीनी मूल की है, उससे उभरा है। 16वीं से 18वीं शताब्दी के मुगल साम्राज्य के दरबार में ये विकसित हुई है। लड़ाई इसमें दिखाई जाती है, पौराणिक कहानियां, शिकार के दृश्य, वन्य जीवन, शाही जीवन, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया है शिकार के लिए। नीचे आप देखें यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं, और यहाँ पर दो राजा गले मिलते हुए दिखाई गए हैं। यहाँ पर पौराणिक कथाओं के साथ साथ बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें ये चित्रित किए जाते थे। भारतीय लघु चित्रकला की परंपरा 9वीं से 10वीं शताब्दी से पूर्वी भारत के बौद्ध काल ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि में और पश्चिम भारत में जैन ताड़ के पत्थर की पांडुलिपि में इसको खोजा जा सकता है। सेम चीज इंग्लिश में है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या आएगा आपका क्वेश्चन, डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मुगल मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, मुगल मिनिएचर पेंटिंग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताना है। तो ये जो है ये पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग से इमर्ज हुई है। ठीक है, अब इसको चाइनीज ओरिजिन से भी माना जाता है, और इसके बाद ये मुगल एम्पायर के कोर्ट में डेवलप हुई थी ज्यादातर। कौन सी शताब्दी से, 16वीं से 18वीं शताब्दी से। इसमें बैटल, माइथोलॉजी, हंटिंग सीन्स, वाइल्ड लाइफ, रॉयल लाइफ, माइथोलॉजी और इसके अलावा भी बहुत सारी थीम्स है जो इसमें बताई जाती हैं। ट्रेडिशन ऑफ इंडियन मिनिएचर पेंटिंग कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 9th to 10th सेंचुरी, मतलब इस सेंचुरी के दौरान इनको हम देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कलाकार निहाल चंद की एक पेंटिंग चुननी है और उनकी शैली की सराहना करनी है।
तो निहाल चंद जो है वो एक बहुत ही अच्छे पेंटर माने जाते हैं। इसकी मैंने पेंटिंग चुनी है बनी ठनी। निहाल चंद जो हैं वो 1710 से 1782 एक भारतीय चित्रकार और कवि थे, जिन्होंने राजपूत जो चित्रकला है उसके कुछ सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों का निर्माण किया। वो शासक सावंत सिंह, जिसे नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है, के समय में किशनगढ़ के दरबार में मुख्य चित्रकार थे। निहाल चंद को बनी ठनी नामक पेंटिंग में आदर्श महिला बनाने के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। इस आदर्श महिला की एक उदाहरण पेंटिंग राधा है। ठीक है, मतलब ये जो आप पेंटिंग देख पा रहे हैं जिसमें बनी ठनी यानी कि राधा, ऐसा माना जाता है कि राधा जो है वो कृष्ण का इंतजार इसमें कर रही है बन ठन के। ठीक है, एक आदर्श महिला के रूप में इस पेंटिंग को जाना जाता है। सेम इंग्लिश में, तो चूज अ पेंटिंग ऑफ फेमस आर्टिस्ट निहाल चंद एंड अप्रिशिएट हिज स्टाइल। तो ये एक इंडियन पेंटर थे, पोएट थे, बहुत ज्यादा फेमस थे। इन्होंने जो है राजपूत पेंटिंग के लिए बहुत फेमस एग्जांपल सेट कर रहे हैं। ये किशनगढ़ में रूरल सावंत सिंह, जिसको नगरी दास के नाम से भी जाना जाता था, वहां पर ये मेन पेंटर थे। निहाल चंद बहुत ज्यादा जाने जाते हैं अपनी बनी ठनी पेंटिंग के लिए, जो कि राधा की तरह आइडियल वुमेन को दिखाया गया है जिसमें। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इनके ऊपर जो मैं दिखा रही हूँ, ये जो पहाड़ी स्कूल है और दक्कन स्कूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर हमेशा से टिप्पणी के रूप में आपसे पूछा जाता है कि इन पर टिप्पणी कीजिए या शॉर्ट नोट बनाइए। तो पहाड़ी चित्रकला, लघु चित्रकला की शैली और पुस्तक चित्रण जो भारत में हिमालय की तलहटी के स्वतंत्र राज्यों में विकसित हुआ। शैली दो स्पष्ट रूप से विपरीत विद्यालयों से बनी है, बोल्ड इंटेंस बसोहली और नाजुक और गीतात्मक कांगड़ा। दक्कन पेंटिंग या डेक्कन पेंटिंग मध्य भारत के डेक्कन क्षेत्र में दक्कन सल्तनत की विभिन्न मुस्लिम राजधानियों में निर्मित भारतीय लघु चित्रकला का एक रूप है। जब ये जो पेंटिंग है वो ज्यादातर मुस्लिम राजधानियों में जो भी लघु चित्रकला है उनका एक रूप है, जो 1520 तक बहमनी सल्तनत के टूटने से उभरी थी। ये कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलती है? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और भरार। सेम इंग्लिश में पहाड़ी स्कूल एंड दक्कन स्कूल। ठीक है, पहाड़ी स्कूल जो है ये मिनिएचर पेंटिंग का स्टाइल है। इसमें हमें बुक इलस्ट्रेशन देखने को मिलती है। इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है, फुटहिल्स, हिमालयास के, वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो स्टाइल होता है वो दो अपेरेंटली अपोजिट स्कूल्स के बारे में होता है, जैसे कि पसोली और कांगड़ा। ठीक है, दक्कन स्कूल पेंटिंग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या है ये इनके जो स्टेट्स हैं ज्यादातर बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिदार और बरार में ये देखने को मिलती हैं। लास्ट टॉपिक आपका कंपनी स्कूल है। कंपनी स्कूल क्या है? कंपनी स्कूल जिसे पटना पेंटिंग भी कहा जाता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। लघु चित्रकला की शैली जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सेवा करने वाले अंग्रेजों के स्वाद के जवाब में भारत में विकसित हुई थी। तो कंपनी स्कूल क्या है? इसको ऑल्सो कॉल्ड पटना पेंटिंग। ये एक स्टाइल है मिनिएचर पेंटिंग का ही। ये कब उभरा था? जब सेकेंड हाफ में 18वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश लोग अपना दिखाने लगे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना पूरा हमारे ऊपर उन्होंने प्रभाव छोड़ा था, तब ये हमारे अंदर आई थी कंपनी स्कूल की पेंटिंग्स। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी जो वीडियो है वो हो जाती है एंड। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे, और अगर आप को ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। मैंने बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए तैयार किए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको हेल्प करेंगे। और ये पूरा है कि ये क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके पेपर में, तो प्लीज इनको एंड तक, अगर आपने अभी तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा अगर नहीं करा है तो। और कमेंट में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आपको समझ आया है नहीं, क्या मुझे तरीका थोड़ा और चेंज करना चाहिए या फिर ऐसे ही चल जाएगा। सो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।